परिवार पर प्लेग का प्रकोप। ये वाला ना। ठीक है। परिवार पर प्लेग का प्रकोप। फलस्वरूप बड़े भाई की सब योजनाएं ताश के तंबू की तरह भर भराकर गिर गईं। वह सन 19 वह सन 1891 होगा, क्या क्या ऐसे बोले भैया। नासिक में उस वर्ष प्लेग फिर से हाहाकार। 1899, ओके। वह सन 1899 का वर्ष था। नासिक में उस वर्ष प्लेग से फिर से हाहाकार मचाया। हम दोनों भाई नासिक की जिस तिलभंडेश्वर गली में रहते थे, वहाँ हमारे पड़ोस में ही प्लेग फूट पड़ा। एक वर्ष पूर्व जब नासिक में प्लेग फैला था, तब मेरे बड़े भाई के आग्रह के कारण मेरे पिताजी ने भगूर के अपने घर में जिन्हें आश्रय दिया था, उन्हें उन्हें उनके ही घर में प्लेग हुआ। मेरे बड़े भैया ने इस बार प्लेग से ग्रस्त उस आदमी की सेवा टहल अपने पुत्र जैसी की, पर वह बच नहीं सका। पास पड़ोस में भी लोग चटपट मरने लगे। तब हमारे पिता हमें स्कूल से निकालकर भगूर वापस ले गए। मेरी बहन जिस त्र्यंबकेश्वर नामक गांव में ब्याही थी, उस गांव में भी ज्येष्ठ आषाढ़ के मध्य प्लेग फैल जाने का समाचार आया। वे दिन आम के थे। भगूर में हमारी बड़ी प्रसिद्ध अमराइयाँ थीं। आम के दिनों में गाड़ियाँ भर भर कर आम निकाले जाते। उन दिनों में हमारे परिवार के इष्ट मित्र, सगे संबंधी गांव-गांव से आकर हमारे घर 8-10 दिन रहते और आमों का आनंद लेकर ही जाते थे। त्रयंबक में प्लेग फैलने का समाचार मिलते ही मेरी छोटी बहन और बहनोई भास्कर राव काले के प्लेग काले के प्लेग से बचाव के लिए भगुर ले आने की बात चली। आम की बहार थी ही। इस कार्य के लिए पिताजी ने मेरे बड़े भैया को त्रयंबक भेजा। भेजा अवश्य, परंतु स्वयं भगुर का क्या हुआ। स्वयं भगुर गांव प्लेग की चपेट में आ गया। सभी के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ने लगी। नासिक का प्लेग वहां आते जाते लोगों ने देखा था। पुणे बम्बई में प्लेग चालू था। तब वहां के हृदय स्पर्शी वर्णन केसरी आदि समाचार पत्रों में छपते थे। उन भयावह वर्णनों को भगुर गांव वालों ने हमारे ही घर की देहरी पर बैठकर सुना था। तब वे युद्धस्य कथा रम्य थे। प्लेग का वही कहर अब अपने दरवाजे पर आकर प्रत्यक्ष खड़ा नहीं हो जाए, यह डर हर एक को था। आषाढ़ आया और चूहे मरने के गुप्त समाचार गांव में सुनने जाने लगे। अशुभ समाचार झूठा है, ऐसा समझने की मानव प्रकृति तब तक होती है जब तक वह गले तक नहीं आ जाता। इसके विपरीत वह शुभ समाचार सच ही होगा, ऐसा भी माना जाता है। चूहा मरने के बाद भी मेरे घर में चूहा मरा, यह मानने को कोई तैयार नहीं होता था। तू चोर है ऐसा किसी को कहा जाए तो जैसे वह क्रुद्ध होकर उस बात को नकारता है, वैसे ही तुम्हारे घर चूहा मरा ऐसा किसी को कहते ही वह क्रोध में भरकर नकारने लगता, क्योंकि तब घर में चूहा मरने की घटना सचमुच बड़ी भयावह थी। चूहा मरा है यह समाचार फूटते ही सरकारी आदमी आकर खाली कराते। उस परिवार को जंगल का रास्ता नापना पड़ता। भारत का सारा सामान धोया जाता घर का सारा सामान धोया जाता। उस कार्य में काफी सामान गायब हो जाता। और यह सब इतना भयावह था कि कल प्लेग से मरने वाला आदमी आज ही चल देता। इसी कारण चूहे के मरने की बात मरण तक छिपाई जाती। जो बेचारे मानते, वह भी यह कहते कि शायद बिल्ली ने मारा हो, प्लेग से नहीं मरा। इसी कारण जितनी तेजी से प्लेग फैलता, उससे अधिक तेजी से वह समाचार फैलता। परंतु प्लेग की अपेक्षा उसका निवारण का सरकारी प्रयास अधिक डरावना था। इसलिए इस अशुभ को अशुभ कहने की बात यथासंभव टाली ही जाती। हमारे घर में भी 2-4 चूहे मरे, परंतु अन्ना मेरे पिता ने प्लेग के नहीं है, ऐसा ऐसे तो हमेशा नहीं ही मरते हैं, ऐसा कहते हुए चुपचाप दूर फेंकवा दिए और हम बच्चों को कहीं भी उसकी चर्चा नहीं करने का आदेश दिया। मेरे दोनों मित्र राजा और पराशा के घर भी चूहे मरे,
परंतु वे उसे छुपा गए। 2 दिन बाद उनका एक बड़ा भाई तुकाराम प्लेगग्रस्त हो गया। उस पर देवता की सवारी आया करती थी। उसी से बुखार आया है, ऐसा ढोंग उन्होंने दिन भर किया, पर दूसरे दिन भोर होते ही वह मर गया। पूरे गांव में इस घटना का बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ। लोगों के पांवों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। उस राणू दर्जी का घर पटेल कुलकर्णी ने सील किया। 25 नौजनों का वह परिवार गांव के बाहर फेंक दिया गया। हमारे घर के पड़ोस का एक आदमी ऐसे ही प्लेग से मरा। उस रात 10 बजे के करीब वह जोर जोर से कराने लगा। वह आवाज हमें खिड़की से सुनाई देने लगी। हम बच्चों को डर लगेगा, इसलिए हमें दूसरी जगह सोने को कहा गया, पर मैं चुपचाप वह आर्त स्वर सुनता रहा और खिड़की पर बैठा रहा। कभी डर लगता तो कभी कौतूहल होता, और फिर ऐसे विचार वेग से आए कि यदि कल मेरे घर पर यह आपदा आई तो मुझे क्या करना होगा। पिताजी प्लेग से मर गए तो सरकारी लोग घर को तहस नहस कर देंगे, सारा सामान उठाकर फेंक देंगे। भाई की चिंता हुई, यदि वह मर गया तो अण्णा कितना शोक करेंगे, हमें भी कितनी रुलाई आएगी। पर हम बड़ा धीरज रखकर पिताजी को समझाएंगे, वे हमारे धीरज की तारीफ करेंगे। पर मैं ही मर गया तो अपना लिखा दुर्गादास विजय ग्रंथ, संसार संग्रह और अन्य रचित साहित्य प्रकाशित करने की बात अपनी मृत्यु पूर्व इच्छा के रूप में मैं पिताजी को कह दूंगा। इस प्रकार की अपशकुनी आशंकाएं मेरे मन से तब से ही बैठ गईं। यह अपशकुनी और विक्षिप्त वृत्ति हमेशा बनी रही, परंतु मेरे भाग्य में अशुभ से ही हमेशा संघर्ष करते रहने का जो विधान था, उसमें यह वृत्ति उपयोगी रही। ऐसे अनेक अपशकुनी विचार मन में आते गए, फिर भी हर संकट का सामना अविचलित भाव से करने वाली अपने मन की तैयारी देखकर उन अपशकुनी विचारों को मैंने धन्यवाद ही दिया। वह पड़ोसी जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके परिवार वाले अण्णा को बुलाने लगे। प्लेग जैसे स्पंसर रोग के कारण सगे संबंधी भी प्लेग के रोगी के पास नहीं जाते थे। अन्ना भी निरुपाय होकर ही गए। खोज खबर लेकर आए। कुछ थोड़ा सो गए तो थे कि रोने धोने की आवाजें आने लगी। 24 घंटे के अंदर हट्टा कट्टा पड़ोसी मर गया। सुबह ही सरकारी आदमियों ने आकर उस घर को खपड़े उतार लिए। सामान के साथ अनाज भी आंगन में फेंक फांक कर घर धो डाला और शव के साथ ही स्त्री बच्चों को भी घर से बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर रहने को कहा गया, पर झोपड़ी बनाकर नहीं थी। वह सरकार का काम नहीं था। उसी रात अण्णा एक और प्लेग के रोगी का समाचार लेने गए। भगूर में प्लेग फैलने का समाचार सुनते ही मेरे मामा भगूर छोड़ने का संदेश भिजवाया। पर घर छोड़ो कहना जितना आसान है, उतना ही उसे छोड़ना कठिन होता है। कहाँ जाएं यह सोचने तक का समय नहीं रहा, और केवल 4 दिन में ही मानो पूरा गांव जलने लगा। अण्णा उस रात घर छोड़ने का ही विचार करते हुए घर लौट रहे थे कि गली के ही उस रानू दर्जी के घर पर उनकी नजर गई। 4-5 दिन पहले 25 नौ आदमियों का वह परिवार लड़कों बच्चों का किलकारियों से गूंजता रहता था। उसी परिवार के मकान को आज शमशान बना हुआ उन्होंने देखा। आदमी नहीं, बाती नहीं, दिया बत्ती नहीं, खपरेल भी उतरी हुई, दरवाजे खिड़कियां खुली हुई, उल्लू बोलने के सिवाय कोई स्वर नहीं। अन्ना कांप गए। रास्ता न सूझे। रास्ता रोज का था, पर उनको लगा कि गड्ढा है। गड्ढे से पैर बचाने के चक्कर में उनके पैर में मोच आ गई। मैंने उन्हें कुछ लंगड़ाते हुए घर आते देखा। हम सब दरवाजे पर ही उनके चिंता में खड़े थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? बोले, कुछ नहीं, यूं ही थोड़ा मुड़ गया है। हम सब घबरा जाएंगे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने एक औषधि बताई। मैंने उसे उनके पैर पर लगाया, बैठकर पैर दबाता रहा। एक प्लेग प्रतिरोधक औषधि वे नासिक से लाए थे। वह सबने ली, फिर सो गए। दूसरे दिन मैंने और भाभी ने मिलकर रसोई बनाई। मैं हमेशा से ही अपने से छोटी भाभी का सहायता रोटी आदि बेलकर करता था।
थोड़ी देर बाद देखा कि अन्ना जांग में कुछ टटोलते खड़े खड़े हैं। मुझे देखते ही सकुचा गए। मैं डर गया। क्या हुआ? ये पूछने पर बोले, कर पैर जो लचक गया था उसी में कुछ पीड़ा है। हम लोगों ने भोजन किया। अन्ना दुचती पर जाकर सो गए। मेरा छोटा भाई, बाल छोटा, केवल 11 वर्ष का था। माँ मरी तब 4-5 का था। तब से पिताजी उसकी माँ थे। रोज दोपहर वह पिताजी के पास ही सोता था। पर उस दिन उन्होंने उसे न ले जाते हुए केवल मुझे ही ऊपर बुलाया। मैं 16 वर्ष का था। भाभी 14 वर्ष की थी और बाबा 20 वर्ष का था। ऊपर मेरे जाते ही मुझे सीने से लगाकर भरी आंख से अर्नाब बोले, बेटा मुझे प्लेग हो गया है। अब तुम लोगों का क्या होगा? यह सुनते ही मैं दहल गया। परंतु बचपन से ही मेरा स्वभाव का यह विशेष गुण रहा है कि संकट आते ही मेरा मन पत्थर जैसा हो जाता और मुझे कर्तव्य का उत्साह बढ़ जाता। मैंने कहा, चिंता नहीं करें, मैं अभी वैद्य को बुला लाता हूँ। वह बोले, नहीं, ये बात किसी को बताना नहीं, वरना पुलिस आ जाएगी। मैंने समाचार पत्र में एक रामबाण औषधि के बारे में पढ़ा था। उसे लगाने के बारे में उनसे पूछा। उनके हाँ कहते ही मैं बाहर की ओर भागा। मेरा एक दर्जी मित्र था। उसके घर पे चुपचाप मुर्गी के 2 अंडे ले आया। अंडे के बलक में सिंदूर मिला वह औषधि अन्ना की गांठ पर मैंने बांध दी। भाभी का सारा कुछ भाभी का सारा कुछ बता दिया। बाल रोने लगा। अन्ना के पास उसे जाना था। उसे ऊपर ले जाकर दिखा लाया। उसे बताया कि अन्ना को मलेरिया हो गया है। जिस मित्र के यहाँ से मैं अंडा लाया था उनके घर चर्चा चली। ब्राह्मण क्या अंडा क्यों गए? यह प्रश्न था उनके सामने। संकट के समय हमारे हमेशा साथ देने वाले राजा पारशाह दोनों ही भाई प्लेग के कारण जंगल चले गए थे। उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी माँ को भी प्लेग ने दबोचा। 2 दिन में वह अधमरी हो गई। नीचे का आधा भाग तो मर ही गया। दूसरे बाल बच्चों को प्लेग से बचाने के लिए उस माँ को चारों ओर कपड़ा बांधकर उन लोगों ने एक पेड़ के नीचे डाल दिया। सवेरे देखा तो चींटियां और दीमक ने उनके शरीर में छेद बना दिया था। ये सारा समाचार सुनने को मिला। बाल फिर अन्ना के पास जाने के लिए मचलने लगा। उसे बताया, अन्ना बीमार है और यह बात बाहर कहीं कहनी नहीं है। तू चुपचाप रहना। उस लड़के ने समझदारी दिखाई, चुप हो गया। इतना ही नहीं, अन्ना की सेवा में अर्थात उन्हें ऊपर दूध, दवाइयाँ, पानी पहुँचाने में रात भर मेरी सहायता करने लगा। भोर होते होते अन्ना बेचैनी से कहराने लगे। बापू काका को ज्ञात हुआ। वह बहुत घबराए, पर घर नहीं आए। पुलिस को चुप करा आता हूँ कहकर जो गए तो लौटे नहीं। परंतु उन्होंने पटेल कुलकर्णी को इतना कह दिया था कि अन्ना बीमार हैं और यह भी कि अनजान बनते हुए ज़्यादा पूछताछ ना करें और यथासंभव हमें घर से बाहर ना निकालें। और भी कुछ कुछ उपाय होते रहे। भाभी ने किसी तरह रसोई बनाई। बाल और मैंने भोजन किया। अन्ना फिर बहुत बेचैन हो गए। कोई दूसरी औषधि देना जरूरी था। दरवाजे से कोई भी पूछताछ के लिए टपक पड़ता, इसका डर था। इसलिए बाल को दरवाजे पर बैठाया। कहा कि कोई आए तो कहना कि घर में कोई नहीं है। पिछले आंगन में सांवरी का एक पेड़ था। उसकी कलियां से बनने वाली एक दवाई देने के लिए किसी ने कहा था। कलियां मैं तोड़ ही रहा था कि बाल वहां आ गया। मैंने गुस्सा में कहा, तू अपना काम छोड़कर यहाँ क्यों आया? जाओ वहीं रहो। वह बेचारा लौटने गया, पर मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। अन्ना के लिए रो रहा होगा। ऐसी सोच में मैं उस पर लेकर समझाने लगा। तब बहुत लजाते हुए वह बालक बोला, तात्या गुस्सा नहीं करेगा तो एक बात तुम्हें कहनी है। मेरे कहो कहते ही बोला, अन्ना के लिए पहले से ही आप कितने कष्ट उठा रहे हो, इसलिए मैंने सुबह से छिपा कर रखा। पर अब मैं खड़ा नहीं रह सकता, मेरी जांघ बहुत दुख रही है। और वह रोने लगा। उस छोटे से लड़के ने मेरा कष्ट बढ़ेगा इसलिए मुझे इतनी देर तक अपना दुख छिपाए रखा था। कितना धीरज और समझ, मुझे धक्का सा लगा। पर मैंने न घबराते हुए उसे कहा, धत तेरी की, इतनी इतना ही है ना, चल मैं तुझे वह सिंदूर की दवाई लगा देता हूँ। अन्ना को नहीं बताना? अन्ना के पास तो नहीं जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उसने समझदारी से कहा।
बाल को मैंने एक अलग कमरे में लेटाया। भाभी को बताया, तू बाल की सेवा कर, मैं अन्ना की करता हूँ। किसी को किसी की बात नहीं बतानी है। बेचारी भाभी, जिस जिस ओर मैं कहूँ वह उसका पूरब। अटूट विश्वास। वह भी छोटी थी, पर धीरज की बड़ी पक्की। बाल के पास चुपचाप जाकर बैठ गई। प्लेग के रोगी के श्वास उच्छ्वास से भी दूसरे को प्लेग हो जाता है, यह हमें ज्ञात था। इसलिए मैं भी बीच बीच में अपने जांग दबाकर देखता, कहीं दुख तो नहीं रही, और भाभी से भी बार बार पूछता, तुम्हारा सिर विर तो नहीं दुख रहा? दुख रहा तो बता देना, छिपाना नहीं। एक प्लेग प्रतिरोधक औषधि मेरे पास थी, वह उसे पिलाता, मैं भी पीता। हम दोनों राह देख रहे थे कि बहन को लिवा लाने गए बाबा कब लौटकर आते हैं। शाम होते ही अन्ना और बाल जोर जोर से कहराने लगे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी, पर पानी नहीं देना ऐसा लोग कहते थे। ऊपर अन्ना, नीचे बाल, दोनों का कहरना। बाल था बड़ा बहादुर, पर था तो बच्चा ही। कोई दूसरा और हो, इसलिए हमारी ड्योढ़ी पर कुत्ते की तरह पड़े रहने वाले दो एक आसमियों को बुलवा भेजा, पर कोई न आया। हमारे सगे संबंधियों में से एक मामा ही थे जिनका सहारा हमारे परिवार को था। उन्हें तार भेजा। अन्ना की बीमारी की वह दूसरी रात थी। 9-10 बजे वायु का एक बड़ा झटका उन्हें आया। मैंने पानी नहीं दे रहा था, इसलिए मुझ पर वह बहुत बिगड़े। उठने दौड़ने लगे। मेरे जैसे बच्चे के वश का नहीं था उनको संभालना। इतने में दिया नीचे गिरकर बुझ गया और मुझे ऐसा लगा जैसे वे मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। उनसे डरकर मैं अंधियारे में ही धड़-धड़ नीचे उतर गया। वे नहीं आ पाए, वह भाग्य की बात थी। दरवाजे के पास ही कहारते पड़े रहे। बीच-बीच में करुण स्वर में कहते, तात्या, बाल, पानी पानी लाना रे। मैं उनके पास जाना चाहता था, पर डर के मारे जा नहीं पा रहा था। बाल भी इधर तात्या कहकर जोर से पुकारता था। भाभी उसके पास थी। मैं उसके पास गया। वह भी वायु प्रकोप में था। उसे डांटा, चिल्ला नहीं, अन्ना को पता चल जाएगा कि तू भी प्लेग से पड़ा है। डांटेंगे ही। अर्धमूर्छा में पड़ा वह बालक कुछ देर चुप हो जाता। मेरे आते ही भाभी भड़बड़ाकर रो पड़ी। मैं कांप गया। कहीं इसे तो प्लेग नहीं पकड़ लिया? बड़े स्नेह से सहलाते हुए उससे पूछा, कहीं दुख तो नहीं रहा? उसने कहा, मेरा क्या, कुछ हो, पर आपके क्लेश देखकर चिंता हो रही है। आप थोड़ा विश्राम कर लें। मैंने कहा, ऐसे समय रोक धोकर रहने से कैसे काम चलेगा? धीरज से संकट में लड़ना होगा। वायु प्रकोप से अन्ना के दरवाजे से नीचे गिर जाने का डर था। हमने सोचा, ऊपर वाला दरवाजा बंद कर लें। दिया लेकर हम दोनों उधर गए तो अन्ना फिर से दौड़कर आए और नीचे उतरने लगे। मैंने उन्हें थोड़ा पानी दिया और जब तक वे पानी पीते, दरवाजा लगा लिया। अन्ना फिर चिल्लाने लगे, पानी तात्या, पानी। अन्ना की वे आतुर आवाज़ें, तात्या, बाल, अरे कोई पानी ले आओ, मुझे अभी भी सुनाई देती हैं, और ऐसा लगता है अभी दौड़कर उनके पास पानी लेकर जाऊं। वह रात भाभी और मैंने बाल के सिरहाने बारी बारी से ऊँघते हुए काटी। बाल भी वायु में था, फिर भी वह संभाला जा सकता था, किंतु अन्ना को सीढ़ियों पर ही रोक रखना हमारे लिए असंभव था। वह डरावनी रात, उसमें करहा और चिल्लाहट, मेरे प्रिय पिता और लाडले भाई की वह भयंकर पीड़ा, और उन्हें देख देख कर बढ़ती हमारी वेदना। खैर, डरते डराते रात समाप्त हुई, और जिनकी राह हम देख रहे थे वह हमारे बड़े भाई बाबा, बहन और बहनोई को लेकर आ गए। उन्होंने घर में झांका और आवाहन किया। बाबा उन्हें आमों की बहार का आनंद चखाने लाए थे, और यहाँ यह भयावह स्थिति। मेरी बहन की आयु भी केवल 13-14 वर्ष की थी। अन्ना के पास गई, पर वे उसे पहचान भी नहीं पाए। स्पर्शजन्य रोगी के घर पर कुछ खाना पीना संभव नहीं, इसलिए किसी दूसरे के घर में खिला पिलाकर दोपहर की गाड़ी से किसी और संबंधी के यहाँ उन्हें भेज दिया। अन्ना को वैसी स्थिति में छोड़कर जाते हुए
बहन को बहुत दुख हुआ, पर कोई उपाय नहीं था। उसे लेकर तुरंत जाने की बात बहनोई ने चलाई, जो वही जो वही ठीक ही थी। बाबा के आ जाने से मुझे धीरज बांधा। पूरे गांव ने हमारे यहाँ के संकट की बात फैल गई थी, पर जहाँ तहाँ घर घर में रोना धोना और भागम भाग चालू थी। कौन किसके लिए रोता। दो एक वैद्य आ गए, नासिक से कोई बड़ा डॉक्टर लाने की बात चली, पर अन्ना के जीवन का धागा तीसरे दिन टूट सा गया। जिस घर में प्लेग का रोगी हो, उस घर से सरकारी नियम के अनुसार रोगी सहित सबको जबरन बाहर किया जाता, पर पटेल कुर्मी ने वैसा कुछ किया नहीं। शाम को मामा आए, वह दूसरे ही घर में टिके थे। अन्ना को पहले ही गांव छोड़ने को कहा था, तब नहीं सुनी। मेरे बच्चों को काल के गाल में ढकेल दिया। ऐसा कहते हुए वो आंगन में पधारे, अन्ना को भरपेट गालियां दी और सारे समाचार लेकर चले गए। रात में अन्ना का देहव्यसन हो गया, किसी को ज्ञात नहीं हुआ। भोर होने पर देखा तो वह हमें छोड़कर जा चुके थे। वह दिन शक सावंत 1900 नहीं, कितना पड़ेगा, श्रावण अमावस का था। बाल भी मरना मरनासन ही था। उसकी मुंडी ढीली पड़ी हुई थी। मुंह से रक्त बह रहा था, पर सांस चालू थी, हल्की हल्की। बापू काका कहीं गए थे, वह आए। चार आदमी इधर उधर से बटोर कर अन्ना की अंत्यविधि की गई। अन्ना की देह को अग्नि देकर लौटे। दोपहर हो गई थी। हमने घर छोड़ा। रोने का भी अवसर नहीं मिला। मुझे तो रोना आ ही नहीं रहा था। मन सुन्न हो गया था, पर दूसरों को सुबकते देख अपनी आंख गीली न होने का भी दुख था। अब हम तुरंत घर छोड़ जाएं, यह निश्चय हुआ। मुझे भाभी और बड़े भैया को मृत्यु के मुंह से बचाने के लिए मेरे अति त्रस्त मामा बोले, अब ये छोटा बच्चा बाल क्षण भर भी भल का साथी है। उसे भगवान भरोसे छोड़ तुम तीनों ननिहाल कोठूर चलो, निकलो जल्दी। पर बाबा का एक ही कहना था, जब तक इसके प्राण हैं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम तुरंत कहीं भी नहीं जा रहे। यह देख हमारे मामा अपने गांव के लिए चले गए, क्योंकि प्लेग के गांव में कहीं भी खाना पीना उन्हें उन दिनों वास्तव में बड़े संकट का था। गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाने के लिए बड़ी कठिनाई से एक आदमी मिला। झोपड़ी बनने तक गांव की सीमा पर बने महादेव और गणपति के मंदिर में रात काटी। काका भी अब हमारे साथ आ गए, पर बीच बीच में उन्हें बंधु वैर के झटके आ जाते और वे बकबक करने लगते। अपने पिताजी के लिए कही जाने वाली बातें मुझे सहन न होती। मुझसे न रहा गया तो उनसे कहा, पिताजी की मृत्यु के बाद आप ही हमारे पिताजी हैं। आपका आदेश हमारे लिए प्रमाण है, पर आपका पिताजी से जो पुराना वैर था, उसको अब हमारे सामने उकेरते रहना आप बंद करिए। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें कोई बुरा भला कहे, यह हमसे सहन ना होगा, या फिर आप पहले जैसे अलग ही रहिए। वे थोड़े लज्जित हुए और बोले, मैं इसलिए कहता हूँ कि तुम बच्चों को उसने भीख मांगने के लिए बाध्य कर दिया। मेरा इसमें क्या गया। मेरा मन इसलिए टूटता है। अब तुम बच्चों का को क्या बताऊं। मैंने कहा, चिंता नहीं करें, हम भीख मांग लेंगे, पर पिताजी के विरुद्ध कोई बात नहीं सुनेंगे। बापू काका चुप हो गए और बड़ी ममता से काम करने लगे। काका के कारण हम पुलिस के अत्याचार से बच गए। बाबा ने बाल को कंधे पर उठाया। उसकी मुंडी लटक सी गई थी और उसे संवारते संवारते हम गणपति मंदिर में आए। मैं, भाभी और बाबा में से कोई दो गणपति मंदिर में मरणासन बाल के पास बैठकर जागते और तीसरा शिव मंदिर में काका के पास जाकर सो लेता। अब भाभी, वह छोटी बच्ची और मैं बुरी तरह थक गए। चलते तो ऐसा लगता कि अब गिरे। बापू काका के साथ आ जाने से धीरज था। रात का डर कम हो गया, परंतु वो आधार भी टिकना नहीं था, क्योंकि 2-4 दिन में ही बापू काका ज्वरग्रस्त हो गए। शाम तक प्लेग की गांठ पड़ गई और महादेव की मंदिर में बिस्तर पड़ गया। रात में उन्हें वायु भी हो गई।
संकट चरम हो गया। महादेव के मंदिर में वायुग्रस्त बेसुध काका और गणपति मंदिर में मरणासन छोटा भाई। उस जंगल में इधर उधर सब वीरान, लोमड़ियां की चहल पहल, उल्लू की आवाजें, तथा मैं, भाभी और बाबा। कोई काका के पास तो कोई भाई के पास। उन दोनों को आते वायु के झटकों से संघर्ष करते हम भय, चिंता, दुख के साथ कांपते हुए जागते रहे। गांव के बाहर बनी झोपड़ियों के कारण चोरों की बन आई थी। हम ठहरे साहूकार, इस कारण हम पर कब चोरों का हमला हो कहा नहीं जा सकता था। आती जाती शव यात्राओं की वह भयंकर राम नाम सत्य की आवाजें। हमसे बहुत दूर नहीं था शमशान। चिताएं जलती दिखती थीं। एक चिड़िया का भी साथ नहीं, लेकिन एक कुत्ता न जाने कहाँ उस रात हमारे पास आकर बैठा। पत्ता भी खड़के तो भौं भौं कर सारा परिसर दहला देता। उन भयंकर 2-4 रातों में वही एक अनायास सुहद मिला था। मैं पगला गया था। लगता न जाने कब बाबा भाभी प्लेग से ग्रसित हो जाएं। आज अभी इसी क्षण मैं, न जाने अगले क्षण किसकी बारी। कौन कहे मृत्यु का क्या भरोसा। जीवन का कोई विश्वास नहीं रहा। आश्चर्य यही था कि सप्ताह भर के मानसिक ताप और असहज शारीरिक कलेशों में भी मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अपने पैरों पर खड़ा था। कितना भयावह स्पर्शजन्य रोग है यह। मैं और भाभी दोनों रोगियों के पास ही चिपके रहे, पर सिर भी भारी नहीं हुआ। जीने के लिए मानो नींद भी आवश्यक नहीं थी। अब तक हमारे परिवार पर गुजरे संकट का समाचार नासिक पहुंच गया था। वहां से राम भाऊ दातार यह समाचार पाते ही सीधे भगुर आ गए। पिछली बार इन्हीं राम भाऊ दातार ने की पत्नी पर यह संकट आया था और उनको भगुर में ही सेवा के लिए हमारे घर में अण्णा ले आए थे। वैसे ही नासिक में राम भाऊ के पिताजी जब प्लेग ग्रस्त थे, तब बाबा ने प्राणों की बाजी लगाकर उनकी सेवा की थी। इसी उपकार और प्रेम के कारण वे हमारे संकट की घड़ी में सहायता करने आए थे। बाबा और एक तरुण मित्र भी उनके साथ थे। नासिक नगर में भी प्लेग का आतंक था, पर वहां बड़ा प्लेग चिकित्सालय होने से काफी कुछ सुविधा थी। राम भाऊ और उनके साथी 2-3 वर्ष के प्लेग के अनुभव को झेलते झेलते मजबूत हो गए थे। चापेकर द्वारा रैंड की हत्या कर दिए जाने के बाद प्लेगग्रस्त घरों से लोगों को जबरन बाहर निकालने और घर की तोड़फोड़ करने का सरकारी अत्याचार कम हो गया था। फिर भी रोगियों को इस गांव से उस गांव ले जाने पर कड़ा प्रतिबंध था। नाकेबंदी, सेग्रीगेशन भी थी। राम भाऊ बाबा के समवयस्क थे, पर थे बड़े साहसी। किसी भी संकट में प्राणों की चिंता न करने वाला वह जवान था। उपकार करने में भी तत्पर। इसी कारण सारी बाधाएं पार कर हम सब नासिक आ गए। राम भाऊ ने ही जगह दी, पर उनके पड़ोसियों ने और गली वालों ने कोहराम मचाया। उस काल में प्लेगग्रस्त माँ बाप को भी घर में रखना महाचोरी था। कारण ठीक ही था, रोग स्पर्शजन्य था। किसी एक घर के रोगी के कारण पूरा मोहल्ला मृत्यु की छाया फैल जाने का भय रहता था। पर राम भाऊ ने वैसी स्थिति में भी हम लोगों को घर में जगह दी। दूसरे दिन बापू काका की मृत्यु हो गई। मित्रों की सहायता से बाबा ने उन्हें अग्नि दी। बापू काका ने अपनी एक अच्छी रकम किसी वकील के यहाँ अमानत रखी थी। वे संतानहीन थे। कई बार कहते, नाम पता दूंगा, पर अंत तक न नाम बताया न पता दिया। हम भतीजों पर रत्ती भर विश्वास नहीं किया। 3-4 हजार रुपए इस तरह डूब गए। पिताजी के जाने के 10 दिन के अंदर काका का सहारा भी टूटा। बाकी रहे हम 4, बाबा, भाभी और बाल। उसमें से बाल का भी कोई भरोसा नहीं था। 2-4 दिनों में ही गली के लोगों के कारण उसे सरकारी प्लेग अस्पताल में भर्ती करा दिया। पर वह तो बच्चा था। उसे वहां अकेला छोड़ आने का अर्थ था कि उसे जो काल उसे ग्रसित करने का आतुर था, उसके गले में उसे अपने हाथों से धकेलना। हमें कहा जाता, जब जो बचे हो सुरक्षित रहो। एक के पीछे दूसरे का काल के गाल में कूदना अच्छा नहीं।
बात सही भी थी, पर बाबा ने बाल की सेवा के लिए अस्पताल में उसके पास ही रहने का निर्णय किया। यह प्राण दांव पर लगाने का खेल था। स्पर्शजन्य रोग के कारण रोगी की सेवा में लगे मनुष्य को भी अस्पताल के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। बाहर के आदमियों में से किसी भी तरह का संपर्क नहीं होने दिया जाता। इस तरह बाबा और बाल प्लेग अस्पताल में बंद हो गए थे तथा मैं और भाभी राम भाव के घर में पिछवाड़े घर पर रहने लगे। अस्पताल में रात दिन प्लेग के रोगियों के बीच ही रहने वाले बाबा की चिंता मुझे बहुत सताती थी। बाल के प्लेग की गांठ 2 बार काटी गई, पर पांव की उठा पटक के कारण टांके टूट गए। स्थिति गंभीर थी। रात्रि में वहां का वातावरण किसी पुराण वर्णित भीषण चीख-पुकारों भरे शमशान जैसा हो जाता था। कोई रात में दौड़ रहा है, कोई खाट से बंधा बंधा होने पर गालियां बक रहा है, कोई माँ बाप भाई बहन के नाम ले लेकर गला फाड़ कर रो रहा है। रोगी के आकस्मिक श्वास से भी कोई भला चंगा आदमी प्लेगग्रस्त होकर पछाड़ खा जाए, ऐसे वातावरण में बाबा रह रहे थे। उनकी शारीरिक और मानसिक शक्ति पर कितना बड़ा बोझ और तनाव होगा, इसी चिंता में मैं व्याकुल था। बाबा के लिए कपड़े और भोजन लेकर दिन में 2 बार अस्पताल जाता। वहां अंदर जाना मना था। बाबा बाहर आते, किंतु बाबा का आदमी अंदर के किसी आदमी को छू नहीं सकता था। दूर ही भोजन रखना, बोलना, लौटना। वहां जाते समय नित्य यही डर रहता कि बाबा उस मृत्यु की ढार से आज बाहर आते भी हैं या नहीं। उन्हें जरा भी विलम्ब हो जाता तो जी बैठने लगता। उन्हें भी प्लेग हो गया है, यही सोचते हुए दूसरी व्यवस्था क्या और कैसी हो, इसका निर्दय योजना भी मेरा मन बनाने लगा था। नासिक भी प्लेगग्रस्त था, अधिकतर घर वीरान। रात में जब मैं भोजन ले जाता, तब अंधेरे में उस वीराने में जाते हुए मन में डर पैदा होता। कभी कोई साथ मिलता, कभी नहीं मिलता। मिलता तो शव यात्रा का राम बोलो भाई राम सुनता। मन में आता, आज राम बोलो मैं सुन रहा हूँ, कल शायद मेरे प्रिय बंधु की या मेरी शव यात्रा निकले तो उसका यही रावणी नाम बोले किसी तीसरे को सुनना पड़ेगा। उस उग्र अस्पताल के द्वार पर जाते ही जिस अशुभ समाचार को सुनने की आशंका मुझे नित्य कांपती थी, वह समाचार सुनने को मिला। बाबा को भोजन ही उस दिन के लिए बहुत खुश हो बाबा को भोजन लिए मैं अस्पताल के बाहर उनकी राह देख खड़ा था। बाबा को बाहर आया देखते ही उस दिन के लिए बहुत खुश हो जाता, कुछ देर के लिए चिंता मुक्त भी। परंतु उस दिन बाबा को देर हो गई। उत्सुकतापूर्ण चिंता से राह देखते बहुत देर हो गई। अंत में एक परिचित से अधिकारी बाहर आए और सदैव आवाज में बोले, आपके बड़े भाई को भी कल से ज्वर है, वे आज बाहर नहीं जा सकते। यह सुनते ही जैसे वज्रपात प्राप्त हो गया। खोद खोद कर पूछा, तब उन्होंने पहले सदहेतु से मन में छिपाई बात भी कह दी कि ज्वर प्लेग का ही, और वे चले गए। नियमानुसार मैं बाबा को देख नहीं सकता था। बहुत दुखी होकर लौट आया। लगा आज वास्तव में अनाथ हो गया। आज मैं और भाभी दो ही रह गए। इस समाचार से धक्का लगेगा इसलिए उसे बताया नहीं, केवल राम भाव को यह बात बता दी। वह दिन मेरे परिवार पर प्लेग के पड़ रहे मारक आघातों की मार का अंतिम वज्रघात था। इस सब आघातों और क्लेशों से मेरी जीवन शक्ति घटकर रह गई। मुझे प्लेग कैसे नहीं हुआ, यह सोचकर आश्चर्य होता है, पर प्रकृति ने साथ दिया। उस दिन से धीरे धीरे भाग्य चढ़ती पर बढ़ने लगा। बाबा का प्लेग अनिष्ट की ओर नहीं बढ़ा, संक्षिप्त से ही निपट गया। बाल भी क्रमश ठीक होने लगा। दोनों ही चंगे होकर लौट आए और लगभग 2-3 माह में नासिक का प्लेग भी ठंडा हो पड़ा। हम चारों ही, भाई भाभी बाल और मैं, शिक्षण आदि की सुविधा के कारण नासिक में ही स्थायी रूप से रहने का विचार में वहीं राम भाव के घर में रहने लगे। इन सब पारिवारिक चिंताओं और कलेशों में भी मैंने अपने निर्धारित कार्य और व्रत को छोड़ा नहीं, परंतु वे सारी बातें सुसंगत रूप से अगले अध्याय में ही दूंगा। भगुर को मेरा संबंध इसके बाद छूट सा गया और नासिक ही मेरा तथा मेरे परिवार का वास्तविक निवास स्थान हो गया। इस तरह जिस रात हमने
आस्मरण बाल को लेकर गुप्त रूप से भगुड़ छोड़ा। उसी रात भगुड़ को अपनी उस मातृभूमि को मैंने सदा के लिए राम राम कर लिया।